नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं हूं विकास भदौरिया और आज जो बात होगी वो शौर्य और पराक्रम की होगी और इसका परचम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराने के लिए असम के दौरे पर हैं, जहां देश की सामरिक ताकत को नई धार मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान इलाके में नेशनल हाईवे, जिस हाईवे पर मैं खड़ा हूं ना, उसी हाईवे पर नेशनल हाईवे 2 पर वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन भी करेंगे और उनका विमान भी वहीं पर उतरेगा। तो इसी हाईवे पर वो विमान उतरेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे और ये जो फैसिलिटी है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इसे खास तौर पर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार किया जा रहा है। ये भारत की बढ़ती सैन्य तैयारी और आत्मविश्वास की पहचान है। करीब 4.2 किलोमीटर लंबी इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री खुद वायुसेना के ताकतवर ट्रांसपोर्ट विमान, देखिए C-130J सुपर हरक्यूलिस में सवार होकर लैंड करने वाले हैं। ये देखिए, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और काफ़ी बड़ा होता है और इसलिए जो एयर स्ट्रिप है वो 4.5 किलोमीटर की तकरीबन तैयार की गई है ताकि यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा बनाई जा सके। सोचिए, जिस हाईवे पर आम दिनों में गाड़ियां दौड़ती हैं, जरूरत पड़ने पर वहीं से लड़ाकू और सैन्य विमान उड़ान भर सकेंगे। युद्ध जैसी आपात स्थिति हो या प्राकृतिक आपदा, सेना की तेज तैनाती हो या राहत अभियान, ये एयर स्ट्रिप गेम चेंजर साबित हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। सीमावर्ती इलाकों के करीब इस तरह की सुविधा भारत की सुरक्षा ढांचे को और ज्यादा मजबूत करेगी। ये संदेश भी साफ है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास के लिए नहीं बल्कि रक्षा और रणनीति का भी हिस्सा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 2 की, जहां पर ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की गई है। और देखिए, इससे पहले 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप का भी उद्घाटन किया था और C-130J विमान से उन्होंने वहाँ पर इन विमानों ने लैंड किया था। एक बार फिर से वही अंदाज यहाँ पर देखने को मिलेगा, वही आत्मविश्वास और वही पराक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। असम की धरती से भारत दुनिया को दिखाने जा रहा है और देखिए, ये जो खास तैयारी है, इसके लिए हमने भी खास तैयारी की हुई है और हम एक एक करके आपके सामने एक एक तैयारी की पूरी जानकारी भी रखेंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद असम पहुंचने वाले हैं। असम में पीएम मोदी होंगे, लेकिन सीधा संदेश चीन को होगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा सिर्फ उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है बल्कि उत्तर पूर्व के आसमान में भारत की बढ़ती ताकत दिखाने का भी दिन है। सुबह 10 बजे डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बनी वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरेंगे और पीएम मोदी के लैंड होते ही कुछ मिनटों बाद आसमान चीरते दिखेंगे रफाल, सुखोई, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों की स्क्वाड्रन। ये वही रणनीतिक लोकेशन है जिसके कुछ 100 किलोमीटर आगे चीन से लगी LAC शुरू होती है। यानी संदेश साफ, भारत अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, सीमा के पास ही अपनी ताकत उड़ा कर दिखाता है। हाईवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग, ये दृश्य और ये क्षमता दुनिया में कुछ ही देशों के पास है और अब पूर्वोत्तर में भारत ने भी ये क्षमता हासिल कर ली है। इसके साथ साथ पीएम मोदी असम में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कुमार भास्कर वर्मा सेतु, 6 लेन का हाईटेक ब्रह्मपुत्र ब्रिज, IIM गुवाहाटी का नया कैंपस, नेशनल डेटा सेंटर, 100 इलेक्ट्रिक बसें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भरपूर विकास पैकेज, यानी आसमान में शक्ति प्रदर्शन और जमीन पर विकास लगातार का संदेश लेकर पीएम मोदी असम पहुंचने वाले हैं और लोगों की सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं उस जगह पर
जहां ये एयर शो का आयोजन होने जा रहा है। मतलब और मकसद साफ है, उत्तर पूर्व में भारत सिर्फ सड़कों और पुलों से नहीं, फाइटर स्क्वाड्रन और हाईवे रनवे से भी जवाब देगा। ये पूरा इलाका अब सिर्फ विकास नहीं, बल्कि नए हिंदुस्तान की नई भू रणनीति है। हिंदुस्तान ने सीना तान कर दुनिया से कह दिया है, सीमा के उस पार जो चाहे हो, भारत अपनी चौकसी, अपने दम और अपने आसमान पर किसी को नजरें उठाने नहीं देगा। क्योंकि ये है न्यू इंडिया, जहां विकास भी तेज और जवाब भी तेज तर्रार। तो देखिए, असम में पराक्रम और शौर्य का आज प्रदर्शन होने जा रहा है और इसी पराक्रम और शौर्य के प्रदर्शन को हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे, एक एक बारीकी इसकी समझाएंगे। क्या केवल ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ही है या फिर ये दुश्मन को सीधा संदेश है। सुचारिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचारिता, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनका परिचय करा देते हैं और फिर इस पूरे इवेंट को हम अपने गेस्ट के जरिए, विशेषज्ञों के जरिए आप तक इसकी एक एक बारीकी पहुंचाएंगे। बिल्कुल, कॉमोडोर एस बहल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग। हमारे साथ रोबिंदर जी आ गए हैं स्टूडियो में, आप देख पा रहे हैं उन्हें। ग्रुप कैप्टन देवनाथ हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री टचडाउन करने वाले हैं। कॉमोडोर, पहले तो आपसे पूछूंगी, ये तस्वीर अपने आप में जब प्रधानमंत्री खुद इस जो एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, एक वैकल्पिक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, ये अपने आप में जो एयरफोर्स है या फिर जो सेना है उसे कितनी उत्साहित करती है कि प्रधानमंत्री इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुचाता जी। सबसे पहले ये कहूंगा जय हिंद, जय भारत सभी को। और साथ में ये भी कहूंगा कि जब भी प्रधानमंत्री लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं और सबसे आगे पहला वाला जो मिशन है, यानी कि C-130 का या कोई और जहाज से इधर लैंड करेंगे, तो उससे ये दर्शाता है कि वो बिलीव करते हैं कि जो फैसिलिटी, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है वायुसेना के इस्तेमाल के लिए, उस पे सबसे पहले मैं लैंड करके ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए, आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मुझे विश्वास है आपके ऊपर, मुझे विश्वास है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। साथ में यह एक मैं स्ट्रेटेजिक मैसेज जाता है चीन को भी और दूसरे देशों को भी। बहुत महत्वपूर्ण क्या है, हम नॉर्थ ईस्ट में पहले डेवलपमेंट नहीं करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस बात से डरते थे कि कहीं चीन उसका इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन अब जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, और साथ में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के साथ जोड़ रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होता, ये एयर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज बनाना। 28 से 30 के करीब इस पे लौटेंगे अश्विंदर सिंह बहल साहब, आपके पास लौटेंगे ये समझने के लिए कि ये कितना कठिन होता है। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं रतनदीप, उनके पास चलते हैं और उनसे अपडेट ले लेते हैं। अभी का अपडेट क्या है रतनदीप? देखिए, कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि ऊपरी असम के चाबुआ जिले के डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन है, जहां पे कि हमारा सुखोई का स्क्वाड्रन है, वहां पे वो उनकी विमान जो दिल्ली से आ रही है वो लैंड करेगी और वहां से वो इंडियन एयरफोर्स के जो विमान से वो लैंड करेंगे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जो कि नेशनल हाईवे के ऊपर बनी हुई है, जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। और ये उत्तर पूर्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पे कि नेशनल हाईवे के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है और आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग होगा। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोरान, जो कि डिब्रूगढ़ जिले में है, वहां से अगर हम देखें तो जो LAC है चीन के साथ महज 300 किलोमीटर है। और दूसरी तरफ अगर देखें जो एक पोरस बॉर्डर है, इंडो म्यांमार बॉर्डर, वो भी सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि इंडो म्यांमार बॉर्डर में भी हमने अक्सर देखा है कि उत्तर पूर्व में जो उग्रवादी संगठन है वो एक समय म्यांमार की ये घने जंगलों को इस्तेमाल करते थे। और वहां पे भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक बोल्ड डिसीजन हुई थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए थे, इसके बाद जो बैकबोन था इंसर्जेंसी का उसको तोड़ा गया था। और इसी तरह ऊपरी असम और इससे सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके और नागालैंड में शांति लौट के आई थी। और इसके साथ साथ
ये भी कह दे कि आज सिर्फ जो डिफेंस स्ट्रेटजी एक तरफ है, जहां पे कि हम देखेंगे कि किस तरह से जो उत्तर पूर्व में और चीन से सटा हुआ जो बॉर्डर है उसमें जो हमारी जो तैयारी है उसको एक एग्रेसिव रूप दिया जा रहा है, एक बोल्ड स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, एक मैसेज हम भेज रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री आज दिन के दूसरे भाग में एयरफोर्स के ही रत्नदीप, आप कुछ पीछे तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ तैयारियां होंगी और शायद काफी दूर तक आप जा भी ना पाए, लेकिन अगर कुछ दिखा पाए तो वो हमारे दर्शकों को एक तस्वीर समझ आएगी कि वहाँ हो क्या रहा है। देखिए, इस वक्त हमें यहाँ से मूव करने की परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि पूरा सिक्योरिटी जोन किया हुआ है, तो इस वक्त हमें मूव करके हम तस्वीरें नहीं ला पाएंगे, मगर थोड़ी देर में ही तस्वीरें हम ज़रूर आपके सामने समक्ष ला पाएंगे। मगर सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो विजिट है, आसाम में चुनाव होने वाले हैं अगले दो महीने के अंदर, और इसके पहले बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि पिछले 3 महीने में 3 बार प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के ऊपर बहुत जोर रहा है। आप तो इसे चुनावों से जोड़ रहे हैं, लेकिन रोबिंदर जी, ये मैसेजिंग चुनावों के लिए है, लेकिन इसी के साथ क्या ये मैसेजिंग चीन के लिए भी है? सर्टेनली ये मैसेजिंग चाइना के लिए, और एट द सेम टाइम ये मैसेजिंग अपने देश के अंदर भी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन हमारे देश की जरूरत ही नहीं, हम उस प्रगति पे, हम उस रास्ते पे हैं। ये जो चैलेंजेस हैं इनको ओवरकम करना, इंजीनियरिंग फीट्स, बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो हमारे दिखते हैं उनको हम हमारे देश के अंदर भी इंस्पायर करते हैं हमारे यंग जनरेशन्स को कि ये चीज़ें पॉसिबल है, हम ओवरकम कर सकते हैं नेचर के चैलेंजेस। बड़ी बड़ी टनल्स जो इस इलाके में नॉर्थ ईस्ट में बन रही हैं, अपने इधर इस तरफ लद्दाख, लेह लद्दाख की तरफ बन रही हैं ब्रिजेस, तो ये इंस्पिरेशन है देश के अंदर भी कि नेचर के जो चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। और डुअल यूज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम ध्यान नहीं देते कि उसका कोई दूसरा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं इन सब में नॉट ओनली डुअल, या जितनी ज़्यादा मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, अलग अलग रूप से इस्तेमाल हो सके, क्यों नहीं उसको उस तरह से बनाया जाए, वो विजन रखी जाए। एट द सेम टाइम यस, चाइना के लिए, और चाइना के लिए ही नहीं, केवल ये दुनिया भर के लिए मैसेज है और सिग्नल है कि इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी डिफेंस, अपनी मॉडर्नाइजेशन, अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब में क्षमता रखता है और इन सबको आगे बढ़ा रहा है। एंड एट द सेम टाइम देखिए, प्राइम मिनिस्टर के जाने का मतलब क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते हैं, ये अभी आप प्रोग्राम कवर कर रही हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो जहां प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो जगह फोकस में आ जाती है, राइट। यही रनवे बन गया होता, ठीक है, चल रहा होता, देश को ना पता चलता ज़्यादा, बट प्राइम मिनिस्टर के जाने का फायदा ये होता है जहां भी जाते हैं, क्योंकि पूरा उनके ऊपर फोकस रहता है जो प्राइम मिनिस्टर देश का जो भी करता है, तो ये पूरी बात कवर होती है देश के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में भी। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के तो हैं, बट एट द सेम टाइम इस तरह से इनॉग्रेट करना, इन चीज़ों को अहमियत देना, आई थिंक दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। ये हमारे साथ देखिए रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस चलते हैं एयर कमांडर अश्विंदर सिंह बहल जी के पास, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस तरह की फैसिलिटी बनाना बहुत कठिन होता है। देखिए, जिस रनवे पे हम खड़े हैं, देखने सुनने में ये लगता है कि चौड़ी सी सड़क है और उस पर अगर इतनी चौड़ाई और लंबाई है वहां पर सीधी कि एयरक्राफ्ट उतर सकता है, तो इसमें कठिन क्या है? अश्विंदर सिंह बहल जी, क्या कठिनाई है, कितना मुश्किल होता है इस तरह के रनवे का इस्तेमाल करना या इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाना? देखिए, जो भी एयरक्राफ्ट इस पे लैंड करेगा, अगर हम कहते हैं रफाल लैंड करेगा, 24,500 kg उसका फुली ऑल ऑफ वेट है। अगर हम कहें कि Su-30 MKI लैंड करेगा, 38,000 kg उसका है। अगर हम कहेंगे C-130J में जैसे पिछली बारी गए थे प्रधानमंत्री 2021 के अंदर, तो 74 से 75 टन का जहाज होता है वो। तो अगर उसका लोड लेना, पहले तो चाहे ये बिटुमेन है या कंक्रीट, जरूर ये रीइंफोर्स कंक्रीट का रनवे बनाया होगा उन्होंने, जिसको लोड क्लासिफिकेशन नंबर या पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर कहीं ना कहीं 60 से 80 भी जरूरत होता है, ताकि हैवी से हैवी एयरक्राफ्ट, इवन C-17 ग्लोब मास्टर जो कि 3,65,000 kg उसका टोटल वेट है, ऑल ऑफ वेट है, तो अगर उसको भी लैंड करना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि जो स्ट्रिप बनाई गई है यूनिफॉर्मली, वो लोड क्लासिफिकेशन नंबर
नंबर या पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर कॉमन रहना चाहिए। तीसरा, उसका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि आप 300 किलोमीटर पे 200 किलोमीटर पे लैंड कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जहाज लेफ्ट या राइट हो जाए, तो और साथ में अगर कहीं पे भी टर्न आता है तो एकदम सीधा। ऊपर से जो एरिया है उस एरिया के अंदर बर्ड्स की एक्टिविटी कम हो, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जैसे हाई टेंशन वायर हो गया या केबल्स हो गए वो ना हो, अप्रोच पाथ में कोई ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से डेंजर हो सकता है जहाज को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि भारत ने आज रियलाइज कर लिया कि हमारा जो बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर का, जो 7 देशों के साथ मिलता है, उस बॉर्डर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, एजिलिटी लेके आनी है कि हम जहाज को कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें तो मैंने अभी 11,100 किलोमीटर का कोस्ट लाइन एंड आइलैंड टेरिटरी का एरिया तो लिया ही नहीं है। तो इसकी वजह से आपका पूरा देश में जितने हाईवेज है 28 से लेके 30 के करीब ईयर मार्क किए गए, 15 ऑपरेशनल है आज। और यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इमरजेंसी कंडीशंस में, चाहे बैटलफील्ड की कंडीशंस हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, उसके अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, और देखिए हमारे साथ यूके देवनाथ भी हैं, सुचारिता उनका रुख कर लेते हैं। यूके देवनाथ जी, कितना रिस्की होता है कि प्रधानमंत्री देश की इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर एक एयरक्राफ्ट में, जो कि दुनिया का सबसे भारी एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसके साथ वो लैंड करें? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कठिन काम होता है किसी भी पायलट के लिए एक हैवी एयरक्राफ्ट को इस तरह के लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड करना। होता क्या है कि नॉर्मल जब एयरफील्ड पर लैंड करने आते हैं तो पायलट को लैंडिंग एड्स की मदद होती है, चाहे वो नॉन डायरेक्शनल बीकन हो या रनवे के एंड पर अलग अलग तरह के लैंडिंग सिस्टम 1, 2, 3 हों। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जो रनवे है जिस पे आज प्रधानमंत्री जी लैंड करने जा रहे हैं, इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। आमतौर पे जो स्टैंडर्ड रनवे होते हैं उनकी चौड़ाई होती है 120 फीट या 150 फीट। आज का जो लैंडिंग स्ट्रिप है ये महज 60 फीट चौड़ा होगा, 3 लेन इधर से 3 लेन उधर से। एक और दिक्कत है कि पायलट के पर्सपेक्टिव से कि जब वो लैंड करने आ रहा है तो उसको इसके साथ अलाइन करना पड़ता है। जब वो टच डाउन करने आता है तो उसको 6 किलोमीटर की दूरी से 4 किलोमीटर की दूरी से क्लियर दृश्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई नेविगेशन एड तो है नहीं, तो पायलट को लैंड करने के लिए सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन करना पड़ेगा। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ भी होते हैं, जिस तरफ से लैंडिंग कर रहे हैं और जिस तरफ टेक ऑफ करते हैं उस तरफ भी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की एक्सरसाइज से पहले जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसके डीएम से मदद ली जाती है। आसपास दाएं बाएं रनवे के 300 फीट तक ऊंचे पेड़ों को ट्रिम किया जाता है। जिस तरफ से लैंडिंग है और टेक ऑफ की डायरेक्शन में भी ऊंचे पेड़ों को ट्रिम किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आसपास कोई वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई ट्रांसपोर्ट विमान या फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करने आ रहा है या टेक ऑफ कर रहा है और उसी वक्त वहाँ पर आसाम में जंगली हाथी होते हैं, जंगली सुअर होते हैं, वाइल्ड बोर, वो रनवे पर आ जाएं। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट ऑफिसर्स की पूरी सहायता लेते हैं। आसाम पुलिस, देवनाथ जी, ये मुझे लगता है बहुत लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि लोग ये देख रहे हैं। कॉमोडोर, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आम आदमी को ये समझाना कि वहाँ जो एयर स्ट्रिप होती है उस पर एक विमान उतरता है, ये वैकल्पिक स्ट्रिप्स इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि शायद दुश्मन जो है, अगर कोई युद्ध का समय हो तो दुश्मन सबसे पहले हमारी एयर स्ट्रिप्स पर अटैक करता है। तो ऐसे में वैकल्पिक जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो इसलिए कि कहीं पर भी प्लेन लैंड कर पाए। मैं चाहती हूं जरा इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुचारिता जी। 53 के करीब एयरफील्ड के एयर बेसेस हैं इंडियन एयरफोर्स के, जो 39 के करीब वो यूज करता है सिविल के साथ। तो कहीं ना कहीं ये 53 सब आइडेंटिफाइड होते हैं, इनके बारे में इंटेलिजेंस सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त की जाती है और जब भी युद्ध शुरू होते हैं तो सबसे पहले इन्हीं एयर बेसेस के ऊपर हमले किए जाते हैं। आपने देखा ऑप सिंदूर के अंदर हमने 11 से 12 एयर बेसेस तबाह बर्बाद कर दिए थे पाकिस्तान के, तो वो घुटनों पे आ गया था, उसने कहा मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज और भी जगहों पे बनाएं, जिसकी वजह से जब अगर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं जो अटैक करके आए हैं दुश्मन के टारगेट्स को, तो ऐसा ना हो। अब देखिए, आपका मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूं, मोरान,
ये है 41-42 किलोमीटर छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से, और छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से मैं खुद भी फ्लाई कर चुका हूं और साथ में मैं तेजपुर से भी फ्लाई कर चुका हूं, और ये पूरी वैलीज जो है इसके आसपास की उन सब में फ्लाई कर चुका हूं, लोहित हो, वालांग हो या फिर तवांग में हो, उस एरियाज में। तो इन एरियाज में जब हम फ्लाई करके वापस आते हैं अटैक करने के बाद, तो उसके बाद अगर हमारी एयरफील्ड अवेलेबल नहीं है तो हम कहां लैंड करेंगे? एक सर्विसेबल एयरक्राफ्ट जो है वो एकदम सैकड़ों करोड़ों का जहाज तबाह हो सकता है। तो इस वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज। दूसरी चीज होती है कि तेल। अब कई बार क्या होता है, कॉम्बैट में आप जाते हैं तो तेल का खर्चा, जो ईंधन है हवाई जहाज का, वो ज्यादा खर्च हो जाता है। तो उसके बाद आने के बाद भी आपके पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि अगर एयरफील्ड को मेक नहीं कर रहे तो कहीं इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज आ जाती है कि बैटल डैमेज। कई बार क्या होता है, बैटल डैमेज हो जाता है, आप लड़ते हैं, दुश्मन ने आपके ऊपर भी अटैक किया है हवा से हवा में, और अगर आप जहाज को तो लेके आप आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप एकदम एयरफील्ड तक ना पहुंच सके, तो ऐसी जगह भी होनी चाहिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी। आप देखिए ये 300 किलोमीटर दूर है चीन के बॉर्डर से, और 100 से 150 किलोमीटर दूर है ये म्यांमार के बॉर्डर से, और एक ट्राई जंक्शन आता है जहां पे म्यांमार, चीन और भारत का बॉर्डर आता है। किबिटू है उस जगह का नाम, उसके ऊपर भी मैं जा चुका हूं, और वहां लोहित वैली के अंदर आता है ये। तो कहीं ना कहीं ये वो एरियाज है जहां से अगर युद्ध होगा तो ये सारे एरियाज पे इंपैक्ट होगा। उसकी वजह से ये एयरबेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, आपने जो बात कही कि जो हमारी नोन एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर हमारी वायुसेना लैंड करती है, उनके बारे में तो जानकारी रहती है, लेकिन रोबिंदर जी एक चीज आपसे पूछूंगी, ये जो वैकल्पिक एयर स्ट्रिप्स हैं, आई एम श्योर जो बाकी हमारे आसपास के देश हैं, खासकर चीन, पाकिस्तान, ये उस पर भी नजर रखते होंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज हम डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक है, ये भी ध्यान में रखते ही होंगे। वो एब्सोल्युटली रखते होंगे। जैसे कमांडर साहब बता रहे हैं, लाइक इंटेलिजेंस गैदरिंग, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जो भी फैसिलिटीज है उनकी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, सेम वे जैसे कि हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम भी कर रहे होंगे। हम भी पाकिस्तान की कहाँ लोकेशंस हैं, उनकी भी कोई वैकल्पिक अगर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, चाइना की कहाँ है, हम इस समय ये भी तो ट्रैक कर रहे हैं कि चाइना ने तिब्बत में कौन से एयर बेसिस बना रहा है, हम भी वो देख रहे हैं, राइट, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बना रहा है। तो ये तो डेफिनेटली इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आई थिंक रिस्पॉन्सिबल और नॉर्मल लीडरशिप की इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल 100% वो ये कर रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम येस, आई थिंक ये हमारे आर्मी और मिलिट्री और एयरफोर्स के वेटरन्स बेहतर बताएंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी है जो कि हम आई थिंक सीक्रेट रखते हैं और रखनी चाहिए, रखते होंगे। अब वो क्या चीज़ें वो मैं कह नहीं सकता, बट कुछ पोर्शंस ऐसी चीज़ों का भी होगा जो हमारा गोपनीय होगा, जिसका हमारा पूरा प्रयास है कि किसी दुश्मन को पता ना चल पाए वो हमारी क्या फैसिलिटीज़ है।